हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके विषय में लर्न करेंगे। लेट्स लर्न। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है। नीति निर्देशक तत्व मतलब नीति के विषय में ऐसा तत्व जो नीति के विषय में निर्देश दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को जब संविधान हमारा बना था तो उस समय जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी ने यह सलाह दिया था कि संविधान में हमें दो प्रकार के मौलिक अधिकारों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया जो मौलिक अधिकार संविधान में पहले से ही है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट, उसको मौलिक अधिकार 1 और इसे मौलिक अधिकार 2 के रूप में संविधान में रखने की बात BN राव जी ने की थी। लेकिन क्या हुआ था कि जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP, इसको फिर नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान में शामिल किया गया भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे इसके बारे में लर्न करते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य, इसे संविधान में क्यों शामिल किया गया। देखिए, इसके प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं। एक तो हो गया महत्वपूर्ण उद्देश्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एक पहला उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा क्या है? आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, देखिए, दो प्रमुख उद्देश्य हैं नीति निर्देशक तत्व के। पहला प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात ऐसी नीति बनाना जो लोगों के हित के लिए हो। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात ऐसे तत्व बनाए जाएं या ऐसे नीतियों को शामिल किया जाए जिससे समाज में समानता लाया जाए। ऐसा ना हो कि समाज दो वर्गों में बढ़ जाए, मतलब कोई अधिक से अधिक धनी हो जाए या कोई अधिक से अधिक निर्धन हो जाए या धन का संकेंद्रण हो जाए। ठीक है, इन सब से बचने के लिए क्या किया गया? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार की विचारधाराएं भी हैं। पहली विचारधारा गांधीवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। देखिए, हम लिख के समझा देते हैं आपको। 3 विचारधाराओं से भी ये रिलेटेड है। गांधीवादी विचारधारा, दूसरा समाजवादी विचारधारा और तीसरा उदारवादी विचारधारा। देखिए, यहाँ पे वादी से आशा है विचारधारा। वादी का मतलब विचारधारा। ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित भी है। जैसे इसमें देखेंगे आर्टिकल 40, देखिए 36 से 51 के बीच में आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, ये किस विचारधारा से संबंधित है? गांधीवादी विचारधारा से। ठीक है, और समाजवादी विचारधारा, जैसे ऐसे भी इसमें आर्टिकल हैं जो समानता के विषय में यहाँ पे देते हैं। जैसे कि ऐसे ना हो कि धन का संकेंद्रण हो जाए, सभी लोगों में धन का बराबर समान रूप से वितरण हो। जैसे ये देखिए, समानता, समान वेतन, स्त्री और पुरुष ऐसा ना हो। देखिए, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। जैसे ऐसा ना हो कि स्त्री काम तो समान रूप से कर रहे हैं लेकिन वेतन की दृष्टि से दोनों लोगों में भेदभाव किया जाए, ऐसा भी ना हो। ये हो गया समाजवादी। उदारवादी विचारधारा, जैसे कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण हो गया और पोषाहार को बढ़ावा तथा शराब पर प्रतिबंध हो गया। ठीक है, ये 3 मुख्य विचारधाराएं हैं
जो नीति निर्देशक तत्व में हैं। और हम जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में आगे आ जाएगा कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। याद रहे उसमें राजनीतिक शामिल नहीं किया गया है, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक शामिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मुख्यतः तो यह अंतर है कि मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें आ गया ये वृद्धा पेंशन। जैसे मान लीजिए आपको और समझाने के लिए एक उदाहरण दे देते हैं हम। जैसे वृद्धा पेंशन है ना, आर्टिकल 41 में कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार। तो सरकारी सहायता वृद्धा पेंशन कौन लागू करता है? सरकार। तो जैसे अगर यूपी में है मान लीजिए सपोज दैट, और बिहार में नहीं है ये वृद्धा पेंशन, बिहार में नहीं है वृद्धा पेंशन की योजना, तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि यहाँ पर भी वृद्धा पेंशन लागू कीजिए। मतलब इस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हम इसे न्यायालय द्वारा किसी भी नियम कानून को जिससे पालन नहीं हो रहा है, तो हम इस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जबकि मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार में क्या है? इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार में हम 2 पॉइंट छोड़ दिए थे, उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, तब इसको हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, आप लोग देख लेंगे फंडामेंटल राइट को। जो मौलिक अधिकार है इसमें 2 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। देखिए आर्टिकल 32 में क्या है? जो 5 प्रकार के रिट जारी किए गए थे, कौन कौन से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए गए थे, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है या उनका सही से पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये है हाई कोर्ट के लिए। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए। जो 5 प्रकार के रिट जारी किए गए थे वो नागरिकों को जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। आर्टिकल इसको आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम अब नीति निर्देशक तत्व में, इसको सबको एक बार समझ लेते हैं फटाफट। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, हमें अभी आपको बताया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और दूसरा उद्देश्य आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये 3 प्रकार की विचारधाराओं से संबंधित है, गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा एवं उदारवादी विचारधारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन है केटी शाह का। किसका कथन है? केटी शाह जी का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। हम इसमें मेन इंपॉर्टेंट बता देते हैं और सब याद हो जाता है तो आपको बहुत अच्छी बात है। 36 राज्य की परिभाषा। अभी हमने आपको बताया ये राज्यों के लिए है और मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए। 37 न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व मतलब कि इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या लागू नहीं कराया जा सकता। अर्थात अगर मान लीजिए इसका पालन नहीं किया जा सकता या इसको राज्य लागू नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पे ये समाजवादी विचारधारा कार्य कर रही है। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा नागरिकों के आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। ठीक है। आगे 39A निःशुल्क विधिक सहायता। ये 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1946 के 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया। 39
अभी हमने आपको बताया कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 395 थे, लेकिन समय समय पर इसमें ए बी सी करके इसमें अमेंडमेंट एक्ट करके संशोधन करके जोड़ दिए गए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। देखिए इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं ना 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए 4-2-6-1976 और 44वां संशोधन 4-4-8-1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए, निःशुल्क विधिक सहायता 42वें अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम। अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन, एक्ट मीन्स अधिनियम। ठीक है, एक्ट 1976। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है या गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है पंचायत। ठीक है, अनुच्छेद 40 ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया। 42 न्याय संगत और मानवोचित सहायता, गर्भवती या प्रसूति महिलाओं के लिए शारीरिक श्रम न करवाना। 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये भी जोड़ा गया है। ठीक है, 43 आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 44 समान सिविल संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता भी कह सकते हैं इसको। आगे अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु तक देखभाल। देखिए क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार तो नीति निर्देशक तत्व में पहले से ही शामिल किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये मूल संविधान का ही विषय है, लेकिन इसे मौलिक कर्तव्य में भी 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया गया 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। क्या ठीक है, शिक्षा का अधिकार 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शामिल कर दिया गया और मौलिक अधिकार में 21A में जोड़कर शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया गया। 21A में मौलिक अधिकार में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा हो कि 6 से 14 वर्ष की से कम आयु के बालकों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो हम उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये नीति निर्देशक तत्व में था तब तक ऐसा प्रावधान नहीं था, क्योंकि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हम अगर ये कार्य जो यहाँ पे दिया गया है सब कुछ, अगर इसे राज्य या सरकार लागू नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। आई थिंक आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। 46वां कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति ऐसे वर्गों के हितों का संरक्षण। 47 पोषाहार को बढ़ावा तथा शराब पर प्रतिबंध। 48 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ठीक है 48 कृषि पशुपालन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, उसको हम जरूर एक बार हेडलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिए। 48A 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये भी जोड़ा गया। 48A नीति निर्देशक तत्व में देखिए कई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया है, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा इतने सारे संशोधन करके संविधान में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, कि इतना सारा संशोधन मतलब कि किसी और अन्य संविधान संशोधन के माध्यम से इतने ज़्यादा एक्ट नहीं बनाए गए हैं जो संविधान में मतलब जोड़ दिए गए हैं, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। 48A पर्यावरण, जैसे जो EVS वाले एग्जाम होते हैं ना या जीके में भी, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं डिग्री में कि पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण
कौन से अनुच्छेद में है या कौन से नीति निर्देशक तत्व में इसका प्रावधान किया गया है? 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। आगे अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को लेके आएंगे। इतना डिटेल्स इतने अच्छे से आपको समझाएंगे कि आपको सब ऑटोमेटिक पूरा समझते चले जाएंगे, प्लस आर्टिकल भी आपको लर्न होता जाएगा। ठीक है, आप लोग बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा और हमारे वीडियोस को प्रमोट करते जाइएगा। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको कितने अच्छे से आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है ये एक दूसरे से अलग होंगे, कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण होगी तभी तो वो आप निष्पक्ष न्याय कर सकेगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय वो किसी के अधीन नहीं है, वो निष्पक्ष न्याय करेगी ना, इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि। ठीक, ये हो गए आपके 51 आर्टिकल 36 से 51 तक। अब हम देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की तरह महत्वपूर्ण रखने वाले 2 अन्य अनुच्छेद भी, उसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 का ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 350 ए कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या जो मम्मी की भाषा होती है, जैसे ये इंग्लिश मीडियम में जैसे बच्चों को एडमिशन करा दिया गया है, लेकिन वो अपनी मातृभाषा से हिंदी भाषा को सीखा रहता है ना, तो उसको सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है मातृभाषा में शिक्षा दी जाए प्राथमिक लेवल पर बच्चों को, ये कहता है अनुच्छेद 350 का ए। और 351 कहता है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। अभी हमने कहा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, तो आप लोग बताइएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।